हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में। कल गवर्नमेंट ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसीज लाई हैं और उसमें कुछ बेसिक्स चेंजेस किए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर आवर फ्यूचर्स के लिए। वो क्या चेंजेस हैं उसके बारे में हम लोग उसके 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो। फर्स्ट द चेंज वॉज आफ्टर 34 ईयर्स के बाद जो ये चेंजेस हुआ है। लास्ट चेंज जो एजुकेशन पॉलिसीज में हुआ था वो 1986 में हुआ था। उसके बाद आफ्टर 34 ईयर्स के बाद आज चेंजेस हुए हैं जो कल में हुआ है। इसमें चेंजेस क्या हुआ है? इसमें सबसे पहला चेंजेस हुआ है कि जो HRD मिनिस्ट्री था उसको नाम चेंज करके उसको किया गया है एजुकेशनल मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री। सेकेंड, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज लाएगी। अब इस पॉलिसी में क्या है? सबसे पहले देयर विल बी अ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट टाइम। यहाँ पर क्या है? मल्टीपल एंट्री टाइम है एंड मल्टीपल एग्जिट टाइम। अब ये क्या है? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं BSc कर रहा हूँ। BSc करते समय क्या हुआ? मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर कंप्लीट किया एंड थर्ड ईयर में मुझे किसी रीजन से मैं थर्ड ईयर नहीं दे पाया। आफ्टर 1 ईयर के बाद क्या होगा? मैं टोटली सिस्टम से आउट हो जाऊंगा। अगर मुझे बाद में अगर परस्यू करना रहा इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आगे केवल थर्ड ईयर दूँ, मुझे फिर से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करना पड़ेगा। इस सिस्टम को हटाते हुए न्यू मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट टाइम लाएगा। अब इसमें क्या होगा कि मैं फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर कंप्लीट किया और थर्ड ईयर में मैं क्या हुआ था? किसी रीजन से मैंने छोड़ दिया था। अब मैं आफ्टर लिमिटेड पीरियड टाइम के बाद अगर मैं फिर से बैक करता हूँ मुझे केवल थर्ड ईयर ही करना पड़ेगा। और अगर मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट किया तो मुझे डिप्लोमा मिल जाएगा एंड थर्ड ईयर मैंने कंप्लीट किया तो मुझे पूरी बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि मैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद भी मैं जाके उस डिप्लोमा की डिग्री को लेके मैं कहीं जॉब पे अप्लाई कर सकता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट टाइम होगा। सेकेंड, ग्रेजुएशन में चेंजेस किया गया। अभी ग्रेजुएशन में क्या चेंजेस किया गया कि अगर आप जॉब के लिए ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको केवल 3 इयर्स का करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो और उसके लिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको 4 ईयर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको MPhil करने की जरूरत नहीं। आफ्टर 4 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन यू कैन डायरेक्टली इनरोल टू द PhD। इस MPhil को हटा दिया गया है, उसकी जगह पे 4 साल का ग्रेजुएशन किया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट इज अ वर्चुअल लैब। अब ये वर्चुअल लैब क्या है? गवर्नमेंट ने वर्चुअल लैब के नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट किया है कि लोगों को मींस स्टूडेंट को हैंड्स ऑन मिल सके, लैब के बारे में उनको पूरी डिटेल में जानकारी हो सके, उनको हैंड्स ऑन की कैसे काम होता है, उस जानकारी को लोगों स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए वर्चुअल लैब के नंबर में इंक्रीज किया जाएगा। द फोर्थ वन विल बी कॉलेज ग्रेड विल बी प्रोवाइडेड। अब कॉलेज को एक नए सिरे से ग्रेड दिया जाएगा, ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाएगा और उस ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से उनको अपने करिकुलम में और उनके अंदर मीन्स अपने सिस्टम को अपग्रेड करने में उनको उस प्रकार की फंडिंग दिया जाएगा। A+ वालों को अलग फंडिंग, अलग ग्रेड की फंडिंग, A ग्रेड वालों को अलग फंडिंग और B ग्रेड वाले को बोला जाएगा कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें एंड देन उन्हें भी फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगी। नेक्स्ट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी जितने भी हैं सबको एक सिंगल पॉलिसी के अंदर लाया जाएगा कि एक पॉलिसी, एक गाइडलाइन के अंदर, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो और चाहे वो स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी हो, सबको एक पॉलिसी के अंदर लाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो इनके बीच की जो खाई है उस खाई को भरने की कोशिश किया गया है कि सबका स्टैंडर्ड एक ही हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर लिया गया कि हर यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट है, ऐसा प्रपोज किया गया है कि हम लोग 6% ऑफ आवर टोटल GDP वी विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन द एजुकेशन, जो कि अभी करंटली 4.43 हम लोग करते हैं। उसको बढ़ा के हम लोग 6% तक जाना चाहेंगे कि 6% तक अपना GDP को इन्वेस्ट किया जाए एजुकेशन में, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है। उसके बाद 5+3+3+4 जो पहले 10+2 सिस्टम था, 10+2 सिस्टम था, उसको हटा के 5+3+3+4 इस सिस्टम को अपग्रेड किया जाए या इस सिस्टम को लाया जाए। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये क्या है उसके बारे में आप जान सकते हैं। ओवरव्यू के लिए
जो बेसिक फंडामेंटल कोर्सेज है उसमें यहाँ होगा जैसे प्री प्राइमरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट एंड सेकंड, जहाँ पर बच्चों को बेसिक लर्निंग सिखाया जाएगा, उनको रीडिंग करना, ये चीज़ें। नेक्स्ट है 3 इयर्स का, ये 3 इयर्स होगा 3rd, 4th एंड 5th, जहाँ पर उन्हें एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम को ऐड किया जाएगा। एंड दिस विल बी 6th, 7th, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे उन्हें कोर सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज, उनको एक्सपोजर दिया जाएगा। एंड लास्ट 4 विल बी 9, 10th, 11, 12, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स को हटा के इसको सेमेस्टर वाइज किया जाएगा। एंड यहाँ पर बच्चों को फ्रीडम होगा कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट को परस्यू करना है, कौन से कॉम्बिनेशन को लेना है। जैसे जो अभी था कि PCMB फॉर साइंस और कॉमर्स के लिए अलग सब्जेक्ट थे, तो अब बच्चा चाहेगा, बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या सब्जेक्ट लेना चाहता है। वो फिजिक्स के साथ में सोशियोलॉजी भी ले सकता है, फिजिक्स के साथ में हिस्ट्री भी ले सकता है, केमिस्ट्री के साथ में बायोलॉजी भी ले सकता है। मीन्स उसको जो फ्रीडम है, जो सब्जेक्ट चाहिए वो ऐसा ट्राई किया जाएगा। एंड एक डिसीजन लिया गया है कि 2030 तक जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे जिसमें 3000 से ज़्यादा बच्चे होंगे, उन्हें मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। मीन्स उसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स को उसमें पढ़ाया जाएगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में वहाँ पे हेल्प की जाएगी। और ऐसा प्लान किया गया है कि 2035 तक हर जिले में एक ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। सो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन किया जाए, इसका एक फंडिंग का किया जाएगा कि जितने भी रिसर्च हैं, रिसर्च में इन्वेस्टमेंट के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा जो फंडिंग करेगा रिसर्च में। जिससे क्या होगा कि एजुकेशन के साथ साथ हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी ध्यान देंगे, जहाँ से इसको फंडिंग मिलेगी। ये फंडिंग साइंस वालों को मिलेगी, सोशल साइंस वालों जो सोशल साइंस से रिलेटेड है उन्हें भी फंडिंग दिया जाएगा रिसर्च के लिए। नेक्स्ट वन इज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा कि कोरोना पेंडेमिक में हमने देख लिया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी में बहुत ही पीछे है। आज बच्चों का एग्जाम ले पाना मुश्किल है जस्ट बिकॉज हमारे पास वो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो मोस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को इंक्रीज किया जिससे कि हर बच्चे तक ये टेक्नोलॉजी पहुंच पाए और इसको बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में किया जाएगा। जिससे कि और इस टेक्नोलॉजी को रीजनल लैंग्वेज में, हर टेक्नोलॉजी जो ई कंटेंट का प्लेटफॉर्म है उसको कम से कम 8 लैंग्वेजेस होगा, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, ये 8 लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया जाएगा जिससे कि आप रीजनल लैंग्वेज में अपने जो कोर्सेज है उनको पढ़ सकें। और बेसिकली इस जो पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें रीजनल लैंग्वेज को बहुत ध्यान दिया गया है कि जो 1st, 5th एंड 3 तक है यहाँ तक बच्चों को रीजनल लैंग्वेज के बारे में बताया जाए जिससे कि वो अपनी संस्कृति को जान सके। सो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले हैं जो गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिया है। सो ये थे कुछ फैसले। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।